पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? रूरल एरियाज़ के हिसाब से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ज़्यादा है। संगरूर की जो कैंसर रजिस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश भी हो चुकी है। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? आपका रहन सहन, खान पान, एक्सरसाइज, मोटापा, हमारा प्रदूषित वातावरण। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परिवार में किसी को नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਟਲ 2 ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। आप पंजाब रीजन देखें जी, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ ईसोफेगस के कैंसर, स्टमक के कैंसर, लिवर के कैंसर ज़्यादा मात्रा में। ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ मुंह के अंदर आपका अगर कोई छाला है, आपकी स्किन के अंदर कोई भी ब्लैक पिगमेंटेशन अगर होनी शुरू हो गई है, मांसपेशी के अंदर कोई गांठ हो गई है, हड्डी के अंदर आपको लगातार पेन होता जा रहा है, पेशाब के अंदर अगर खून आता है, लैट्रिन के अंदर अगर खून आता है, ये कैंसर हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, अचानक पता लगता है कि बंदा गुजर गया, उन्हें 4थी स्टेज का कैंसर सी। यहीं पर कैंसर स्क्रीनिंग का और कैंसर की जो साल भर या 2 साल में जो जांचें होती हैं वो कराना बहुत अच्छा काम है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? जो मैं खाऊं अगर वो मेरे सामने पक सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तुथी और खाओ, वो घी खाओ, वधिया हो जाएगा। क्या आप वो मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उतनी कैलोरीज हर रोज बर्न कर रहे हैं? उसी तेल में पकाए जो आपके सामने अगर निकाला गया है। जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। हमारा जो अस्पताल है ये 100% सरकारी अस्पताल है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। पंजाब में जो कैंसर की जो मात्रा है वो हमारे देश की जो नेशनल एवरेज है उसके तकरीबन बराबर ही है। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक देश की नेशनल एवरेज आती है वो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कैंसर एक जैसा है। अच्छा। आप अगर गाँव में रूरल एरियाज़ में जाएंगे और वो रूरल एरियाज़ में जैसे कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे झारखंड के, बिहार के जो ऐसे गांव हैं जहाँ पे बाहर का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है, खाना जो है वो वहीं उगता है, वहीं पकाया जाता है, वहीं खाया जाता है, जो अर्बनाइजेशन नहीं है, जो शहरीकरण नहीं है। अच्छा। ऐसे इलाकों में जो बिल्कुल रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो कैंसर होने की जो मात्रा है वो 1 लाख लोगों में तकरीबन 35 से 45 लोगों के बीच में ये ऐसा कैंसर ये रूरल एरिया है। ये रूरल एरिया है, बिल्कुल रूरल एरिया, जो बिल्कुल हमारा देहात का एरिया बोलते हैं। यही अगर हम देखें कि जो हमारे बड़े शहर हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन ऑलमोस्ट 100% है जी, जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, जहाँ पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहाँ पे कैंसर होने की मात्रा ऑलमोस्ट 3 गुना है।
अच्छा 135 से 145 तक जो लोग हैं 1 लाख लोगों में से उनको कैंसर हो जाता है। ठीक है। तो अभी हमें ये देखने में मिला है कि जो ये शहरीकरण है, ये है तो एक शब्द, लेकिन इस शहरीकरण के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसमें आपका रहन सहन, आपका खान पान, शारीरिक वर्जिश और एक्सरसाइज, मोटापा, दवाइयाँ और अलग जो बीमारियां हैं वो, हमारा प्रदूषित वातावरण, ये सारी चीजें जो है ना एक शहरीकरण शब्द में आती हैं जी। और इसकी वजह से ये जो कैंसर की मात्रा है ये बढ़ रही है। अगर हम परसे से हमने पंजाब के बारे में पूछा तो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो हमारा संगरूर का हॉस्पिटल है, वहां पे हमने कैंसर रजिस्ट्री सन 2013-14 में शुरू की थी। वहां पे 10 साल का डेटा हमारा पूरा मैच्योर हो चुका है और हमने देखा है कि कैंसर रजिस्ट्री मींस थोड़ा आम बंदे दे समझ नाल जी की हुंदी है। तो जी कैंसर रजिस्ट्री ऐसा होता है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया लोकेट कर लेते हैं। अच्छा। जैसे होमी बाबा कैंसर अस्पताल जो संगरूर में है, वहाँ पे हमने संगरूर डिस्ट्रिक्ट, मलेरकोटला, भवानीगढ़ और उसके जो आसपास के लिए बरनाला, हमने वो सारे एरिया में जाके घर घर जाके हमने देखा कि वहाँ कितने कैंसर के मरीज हैं। तो आप एक पूरे एरिया में जाते हैं, उसकी पॉपुलेशन को देखते हैं, स्टडी करते हैं और वहां पे घर घर जाके घरों में नंबर लगा के इन्यूमरेट करके लोगों से बात करके डेटा निकालते हैं कि इस पूरे एरिया में इतने लोग हैं, इतने लोगों में से कितने लोगों को कैंसर हुआ और वो कैंसर किस किस टाइप का था। संगरूर की जो कैंसर रजिस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश भी हो चुकी है। अच्छा। तो मतलब पूरे संसार में कोई अगर इंटरनेट पे देख रहा है इंडिया में कैंसर, तो संगरूर की कैंसर रजिस्ट्री के नंबर भी आते हैं। जो हमारी पूरे देश की जो एवरेज है तकरीबन 100 मरीज 1 लाख के हिसाब से मोटा मोटा उतनी ही है। अच्छा। तो लेकिन ये देखने का मतलब है कि हम कहते हैं उस एरिया को रूरल एरिया, लेकिन जो उसकी जो हमारी जो अब मात्रा है कैंसर की वो ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज के हिसाब से आ रही है। फिर हमने इसका अध्ययन करना शुरू किया कि जो हमेशा ये बोलते हैं कि पंजाब है, मालवा रीजन है, कैंसर बेल्ट है, बहुत ज्यादा कैंसर है, वो सच्चाई में है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि नेशनल एवरेज के हिसाब से उतना ही है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज के हिसाब से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ज्यादा है। अच्छा। हमने और भी देखा और आप तो जानते ही हैं, हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि पंजाब में रब दी मेहर है, लोगों के पास अच्छा खाना पीना है, एफ्लुएंस है, पैसा अच्छा है, तो जो अपने जो पिंड भी हैं उनमें भी अर्बनाइजेशन आ चुकी है जी। तो हर एक बंदा एजुकेटेड है, अच्छा खाना चाहता है, बाहर का जो फूड है वो भी आया हुआ है, प्लस हमारे कितने जो परिवारों से लोग विदेश भी गए हुए हैं वो भी इन्फ्लुएंस आता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरे पंजाब के अंदर अगर छोटे से छोटे गांव में भी जाएंगे तो वहाँ की डेवलपमेंट किसी और स्टेट के गांव से कहीं ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन है। अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके जो दुष्प्रभाव भी हैं वो शायद थोड़ा थोड़ा हमारे हमारा जो समाज है उसमें आ रहे हैं, इसलिए ये एवरेज इतनी है। पर जनरली जो कैंसर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ এনवायरमेंट ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ शिकार ਹੁੰਦੇ हैं? किसी एक पर्टिकुलर चीज को उसके लिए मानना शायद सही नहीं होगा, ये चीज़ों का एक मिक्सचर है। जैसे खान पान के बारे में लोग काफ़ी बोलते हैं, जैसे पंजाब में पेस्टिसाइड्स का यूज़ है उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी कोई ऐसी स्टडी करके उसको प्रूव नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ये एक थियरी है, लेकिन वो हर थियरी को प्रूव करने के लिए उसके पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन ये जो जैसे मैंने आपको अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बताया, इसमें जैसे मैंने बोला कि एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। लोग जैसे अगर हमारा पुराना गांव होता था, लोग खेत में काम करते थे, एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, मोटापा कम होता था, खान पान में हमारा लिमिटेड रहता था। लेकिन अभी क्या है, एफ्लुएंस की वजह से ज़्यादा जो कैलोरी रिच फूड होते हैं वो खाए जाते हैं, शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फैटी फूड ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना खाया जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मोटापा भी ज़्यादा होता है और उस वजह से जो सिर्फ कैंसर नहीं और अलग अलग टाइप की जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ? जो पूरे फैमिलियल कैंसर चलते हैं वो ओवरऑल कैंसर का 5 से 7% ही होते हैं। अच्छा। अदरवाइज किसी को भी कैंसर हो सकता है। आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर के जो रोग से जो डेथ सबसे ज्यादा होगी, तो हमें बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए, हमें इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए और बहुत सिंपल चीजें हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परिवार में किसी को नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आके ये बोलते हैं कि जी मेरे को तो कोई खराब आदत ही नहीं है, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना कोई नशा करता हूँ, फिर भी कैंसर हो गया। ऐसे में भी कैंसर हो सकते हैं। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेपरवाह तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर फैमिली में कैंसर चल रहा है तो आपको एक नॉर्मल जिसकी फैमिली में नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। अच्छा। और उसके लिए हमारे पास फिक्स पैटर्न और फिक्स टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। और वो हम आदमी के एज को देखते हुए, उसके खान पान रहन सहन को देखते हुए, उसके रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए और फैमिली में कैसे कैंसर है देख के हम उसको टेस्ट करके हम एटलीस्ट एक असेसमेंट कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे उनको चिंता की ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫालतू ਖਰਚੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫालतू नहीं है, सगों मेरी फैमिली ਲਈ और मेरे खुद ਲਈ ज़रूरी है। जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हम डिस्कस करते रहते हैं कि सेहत, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ये जो हमारी राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है या फिर जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी इंसान की खुद की है। अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखूँगा तो चाहे सरकारें कितने ही अस्पताल बना ले, चाहे सरकारें कितने ही डॉक्टर लगा दे, कोई हेल्प नहीं कर सकता। लाइफ एंजॉय करनी मैं मना नहीं कर रहा। आप जिंदगी में आदमी आता है, मेहनत करता है, अच्छी लाइफ स्पेंड करता है, वो तो करना ही करना है, लेकिन हमारा ध्यान रहना चाहिए कि अगर सेहत नहीं है तो सब बर्बाद है। अब आता हूं आपके सवाल के ऊपर कि हमें क्या टेस्ट करानी चाहिए, कितना खर्चना चाहिए। इसको दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल और एक कैंसर रिलेटेड। देखिए, सारी जो बीमारियां होती हैं, मोटी मोटी बीमारियां हमारे को 30, 35, 40 साल के बाद शुरू होती हैं जी। और कैंसर की होने की मात्रा भी 30, 35 साल के बाद ही ज्यादा है। तो जैसे पहली बात सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। काफी लोग होंगे जो आपको डराएंगे, कुछ अननेसेसरी टेस्ट भी बोल देते हैं, जो भी है आप घबराएं नहीं। पहली चीज तो हमें घबराना नहीं है और सही इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है। यंग एज के अंदर कैंसर होने की जो मात्रा है या और भी बीमारियां होने की मात्रा है वो बहुत बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि जीरो है, लेकिन कम है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मैंने आपको बताया 30, 35, 40 साल के बाद ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिसमें हमारा डायबिटीज हो गया है, हार्ट के जो रोग हो गए, वो किडनी के रोग हो गए, कैंसर हो गया, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है फिर हमारे को रेगुलर हेल्थ चेकअप करने की जरूरत है। कैंसर रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं। लेडीज के लिए थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनमें अलग टाइप का कैंसर है, जेंट्स के लिए थोड़े अलग होते हैं। यूजुअली हम 40-45 साल के बाद ही ये टेस्ट शुरू करते हैं। उसमें अगर कोई बंदा है जिसमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, उनमें टेस्ट हम थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे या जल्दी कर सकते हैं। जो कुछ उसमें एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जो कि कई सालों से लगातार बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी का यूज कर रहा है, तो ऐसे इंसान के अंदर मुंह के कैंसर, लंग के कैंसर, फेफड़े कैंसर होने की क्षमता ज्यादा है। तो उनके टेस्ट ज्यादा फ्रीक्वेंटली या उम्र में जल्दी करने पड़ेंगे। कंपैरिजन में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया है, तो हमें उस समय पे उनके टेस्ट ऐसे ज्यादा जरूरत करने की जरूरत नहीं होती है जी। सेम केस है जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, बहुत यंग फीमेल्स में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनके बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई हैं, जिन्होंने स्तनपान नहीं किया है, ओबेसिटी है, या वो स्मोकिंग या अल्कोहल का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें हम टेस्ट थोड़ा सा जल्दी एडवाइज करते हैं। तो ये ऐसा एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई सबके लिए सेम है, थोड़ा सा हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। एक अच्छे डॉक्टर को पता है किस किस तरीके से उसको स्कैन करें। और प्लस अगर जैसे आपने बिल्कुल सही पूछा कि फैमिली में अगर कैंसर चल रहा है तो वो भी फिर उसको इफेक्ट करता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, जो टेस्ट हैं वो बदलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਂਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। वो गलत है या सही है? देखिए, तंबाकू सेवन किसी भी तरीके से और किसी भी मात्रा में खराब है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अल्कोहल के लिए बोलते हैं, जैसे कुछ स्टडीज जैसे पहले हैं, अगर बहुत लिमिटेड मात्रा में कोई वाइन ले रहा है, रेड वाइन ले रहा है, तो शायद वो हार्ट के लिए अच्छी होती है। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि वहां तो शायद एक छोटा सा एक फैक्टर है जो बोलता है कि अच्छा है, लेकिन आपको ऐसी कोई स्टडी नहीं मिलेगी जो बोलेगी कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी मात्रा में आपके शरीर को कुछ फायदा पहुंचाता है। ये सिर्फ आपके शरीर को नुकसान नुकसान और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ ये ही नहीं, कैंसर बॉडी के 17 से 18 ऑर्गन्स को, हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अलग अलग टाइप के कैंसर कर सकता है, ब्लड वेसल्स की बीमारी कर सकता है, आंखों की बीमारी कर सकता है, मुंह के कैंसर कर सकता है, इसोफेगस फेफड़ों में कैंसर कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर सकता है। तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में, किसी भी मात्रा में हमारे लिए खतरनाक है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शराब की गल की, शराब की गल की, बहुत सारे कहते देखो मैं ज़्यादा नहीं पींदा, रोज़ मैं लिटल 2 पैग लगाना है ना, तो वो मेरे लिए दवाई का काम करती है। पर कई लोग जो 15-15 20 साल तो लिटल लै रहे हैं, उन्होंने वास्ते किसी भी समय वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये डिफाइन कौन करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है? देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी अपने हिसाब से शराब के सेवन से आदमी के बॉडी में वेसोडाइलेटेशन होता है, स्ट्रेस लेवल कुछ कम हो जाता है, वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन फिर उसकी जब आदत बन जाती है तो वो फिर लॉन्ग टर्म में आदमी को हानिकारक ही रहता है। अब जैसे आप पंजाब रीजन देखें, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन काफी ज्यादा है, अगर मामूलन तौर पे देखा जाए तो। इसीलिए हमने देखा है कि यहाँ ईसोफेगस के कैंसर, स्टमक के कैंसर, लिवर के कैंसर वो भी ज्यादा मात्रा में है। और सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन ही नहीं, हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी चाहिए। कोई स्टडी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन अगर हम देखें, आम लोगों से भी पूछें कि अगर जिस दिन आप शराब नहीं पीते हैं तो आप कितना खाना खाते हैं, और या कितना हम जो बोलते हैं कुछ एडिशनल जो स्नैक्स खाते हैं या कुछ नमकीन खाते हैं, जो कि सब कुछ तला हुआ ही है, खराब ही है। और जिस दिन वो शराब लेते हैं उस दिन कितना खाते हैं। तो मेरे ख्याल से 100 में से 99 लोग बोलेंगे कि नहीं, हाँ जी, उस दिन हम खाने की मात्रा भी बढ़ जाती है, कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाता है, थोड़ा खराब खाना भी खाया जाता है। तो ये क्या है कि सिर्फ शराब का इम्पैक्ट नहीं है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा। और ये हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है जब तक कि काफी देर ना हो जाती है। इसलिए इट हैज टू बी वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। एक टर्म चलती, लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਕਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ कुछ गड़बड़ है, तुसी देखो इसमें। शरीर तो बोलता रहता है, लेकिन ये जो दिमाग है वो आपको सुनने नहीं देता है। देखिए, हर एक को अपने शरीर के बारे में पता है, और शरीर जो है वो सिग्नल देता भी रहता है। अभी काफी लोग जब कुछ भी, हम जैसे मान लिया स्मोकिंग कर रहे भी होते हैं, आप हर एक को पूछोगे वो बोलेगा मुझे पता है स्मोकिंग खराब है। शराब पीते हुए हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काफी लोग बोलते हैं नहीं यार, हालत खराब होगी, अभी नहीं लेनी है। बट जो माइंड है वो उसको रजिस्टर करने के लिए मना करता है, और हम फिर से वही चीजें करने लग जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि शरीर तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये जो दिमाग है वो उस पर अमल नहीं करने दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा, शरीर की सुनो, लेकिन दिमाग को समझाओ कि वो शरीर की सुने। ये बहुत जरूरी है।
बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, लेकिन हम उस सिग्नल को पकड़ पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं, उससे सीख पाते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन। और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपनी बॉडी की सुनो, अपने माइंड को उस चीज का, आदत का गुलाम मत होने दो, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लो। और अच्छी सेहत है तो सब कुछ है, पैसा भी है, एंजॉयमेंट भी है, लाइफ भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन अगर अच्छी सेहत नहीं है तो सब कुछ खराब हो जाता है। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि वो आपको हो, आपके परिवार में किसी को हो, या आपके समाज में किसी को हो, ताकि आप उनको अवगत करा सकें। और उनका कारण ये है कि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ऐसा कैंसर नहीं, ऐसे कोई एक ही टाइप का नहीं है और एक ही स्टेज का नहीं है। अलग अलग तरीके के कैंसर हैं और उनकी स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होती है सबसे पहले वाली, सबसे छोटे वाली, और स्टेज 4 जिसको बोलते हैं जब पूरा फैल जाता है जी। तो ये जो सिम्टम है ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सिम्टम होना ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, लेकिन वो उसकी शंका पैदा करता है। और आप अगर सही समय पे सही डॉक्टर के पास, सही अस्पताल में चले जाएंगे तो अगर कैंसर भी है तो वो स्टेज 1 या 2 में पकड़ा जाएगा, और वहां पे कैंसर को ठीक करने की जो हमारी मात्रा है, जो प्रतिशत है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए घबराएं नहीं। अब आते हैं क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। जी। जैसे मुंह का कैंसर है, तो मुंह के अंदर आपका अगर कोई छाला है जो कि हील नहीं हो रहा है 6 हफ्ते के लिए, कोई अल्सर बन गया है आपको जो हील नहीं हो रहा है 6 हफ्ते के लिए, या आपको मुंह ओपन करने की जो शक्ति है वो लगातार आपकी कम होती जा रही है, या फिर कोई आपको जीभ के अंदर कोई नोड्यूल ऐसा फील हो रहा है जो 3-4 हफ्ते में कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जैसे मैं स्किन, जिसको चमड़ी बोलते हैं, मांसपेशी और हड्डी का डॉक्टर हूं, तो हम हमेशा बताते हैं कि आपकी स्किन के अंदर कोई भी ब्लैक पिगमेंटेशन अगर होनी शुरू हो गई है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, मांसपेशी के अंदर कोई गांठ हो गई है जो कि 4 से 5 हफ्ते तक है और कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है, चाहे पेन हो या ना हो, हड्डी के अंदर आपको लगातार पेन होता जा रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है और स्वेलिंग भी आ रही है, तो ये ऐसे सिम्टम हैं जो दर्शाते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में कैंसर है, पर वो हो सकता है। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर जब हम स्तन की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, उसमें आपको जरूर से जरूर बिना शर्माए अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद ही करना है। हमारा अस्पताल और हमारी पूरी प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की टीम गांव-गांव जाके सिखाती है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको कोई गांठ मिलती है जो कि 4 से 6 हफ्ते है और बढ़ रही है, आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। या फिर निप्पल से कुछ ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो दिखाना चाहिए। ऐसे ही पेट के अंदर अगर मान लिया कोई गांठ है जो आपको फील हो रही है, बढ़ रही है, या फिर आपका ईसोफेगस के जो कैंसर है उसमें जो हम जो खाना खाते हैं वो अटकता है अगर बार बार, तो उसमें देख के, पेशाब के अंदर अगर खून आता है, लैट्रिन के अंदर अगर खून आता है, जिस टाइप की लैट्रिन आप सालों सालों से कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तो ये सब ऐसी चीजें हैं, सिम्टम्स हैं। जी, मैंने आपको सारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसके हिसाब से बताए, जो अगर होते हैं तो आप तुरंत जाइए, अच्छे डॉक्टर को मिलिए। पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, घबराएं नहीं, सही डॉक्टर को मिलें, सही समय पे मिलें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम उस कैंसर को छोटी से छोटी स्टेज में पकड़ सके और आपको पूरा ठीक कर सके। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अर्ਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी, देखिए ये वही बात है कि कुछ ऐसे टाइप के कैंसर हैं जो पेट के अंदर के कैंसर हैं, जैसे मैं बताता हूँ, तो वहां पे जैसे मान लिया कैंसर ऊपर शरीर पे है तो गांठ दिख जाएगी जी, लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो पेट के अंदर हैं, छाती के अंदर हैं, उनके सिम्टम बड़े लेट आते हैं। जैसे हमारा लिवर का कैंसर हो गया, जलाशय, इसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, उसका कैंसर हो गया, या स्टमक का कैंसर हो गया, या आंत का कैंसर हो गया, तो इसमें अगर छोटी स्वेलिंग होगी तो आप उसको पालपेट नहीं कर सकते, आप उसको एकदम हाथ लगा के पता नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कई केसेस में क्या होता है, जो पेट के अंदर के जो अंदर के कैंसर होते हैं
वो हमें लेट स्टेज में पता चलते हैं। और यहीं पर कैंसर स्क्रीनिंग का और कैंसर की जो साल भर या 2 साल में जो जांचें होती हैं वो कराना बहुत अच्छा काम आता है। और आपने ये देखा होगा कि ये सब चीजें हैं, ये एल्डरलीज में ज्यादा होती हैं। हाँ। जो उम्र में बड़े होते हैं उनमें ज्यादा, 50 साल के बाद उसमें ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे आपका नॉर्मल जो हेल्थ चेकअप होता है साल में, जैसे मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम कभी अपना हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई एक छाती का एक्सरे करा लीजिए, खून की जांच करा लीजिए, खून की जांच में फिर शुगर देख लेते हैं, जो आपका लिपिड प्रोफाइल होता है वो देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड देख लेते हैं। ऐसे ही इसके साथ में अगर हम एक अल्ट्रासाउंड करा लें पेट का तो मोटा मोटा हमें पता चल जाएगा। उसमें प्रोस्टेट का भी पता चल जाता है आदमियों में। अच्छा। लेडीज में बच्चेदानी का और जो ओवरीज हैं उसका पता चल जाता है। लिवर भी स्कैन हो जाता है। तो ये बड़ी सिंपल चीजें हैं। उसमें अगर कोई शक है तो फिर हम आगे की इन्वेस्टिगेशन या जांच कर सकते हैं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह के कैंसर ज्यादा आंदे हैं या सब दी इक्वल मात्रा है? अगेन आपने बहुत सही सवाल पूछा। थोड़ी सी मात्राएं बताना चाहूँगा यहाँ पे, नंबर कैसे कैसे हैं। संगरूर जो होमी बाबा कैंसर अस्पताल है वो हमने सन 2014 में शुरू किया था। और जैसे मैंने आपको बताया शुरू में हमने प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट चालू किया, और हम हर जगह ऐसे ही शुरू करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि उस एरिया में, उस रीजन में किस किस टाइप के कैंसर हैं और किस मात्रा में हैं। ये लगता बड़ा सिंपल है, बट जैसे मैंने आपको बताया घर घर जाना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, लोगों को मनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अरे आप तो हमारे को कैंसर करने का आ गए हो, तो उनसे एक रेपो बनानी पड़ती है, फिर हर 6 महीने में उनको विजिट करना पड़ता है। तो एक बड़ा टीडियस सा प्रोसेस है। लेकिन उससे ज़रूरी क्या है, हमें पता चलता है कि उस एरिया में, उस रीजन में किस टाइप का कैंसर है और कितने कैंसर है। संगरूर जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें तकरीबन 91 से 92% जो पेशेंट हैं वो हमारे पंजाब से ही आते हैं, और तकरीबन 9 से 10% जो पेशेंट हैं वो जो आजू बाजू के स्टेट हैं, जैसे राजस्थान से काफ़ी आते हैं, हरियाणा से काफ़ी आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, और JNK से भी आते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं। जो ये सेंटर है जो हमने अभी पिछले 3 साल से शुरू किया है, 2022 में इसको शुरू किया गया था अगस्त सितंबर में, जब तो थोड़ा कम था, और 2023 से पूरा फुल फ्लैश शुरू हो गया था। यहाँ पे तकरीबन 50% पेशेंट पंजाब का है और 50% पेशेंट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इन सब एरिया से आता है। जब हम इस डेटा को कंपेयर करते हैं जो हमारे और अस्पताल हैं, जैसे महाराष्ट्र में अस्पताल है, मुंबई में, या हमारा वाराणसी में, यूपी में अस्पताल है, उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो होने वाले कैंसर हैं वो थोड़े से अलग हैं। अच्छा। सबसे जो डिफरेंट एग्जांपल है वो आपको बताऊंगा। जो हमारा वाराणसी वाला सेंटर है उसमें मुंह के कैंसर और फूड पाइप के कैंसर के साथ साथ ये जो टोबैको रिलेटेड जो कैंसर हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी बिहार बेल्ट के अंदर हर कोई पान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा खाता है। हमारे पंजाब में ये अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि जीरो है, लेकिन जो लोग कंज्यूम करते हैं बहुत कम है। इसी हिसाब से जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि अगर हमारे वाराणसी अस्पताल में 6 स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि मुंह का कैंसर देखे, यहाँ पे वो हमें 2 में ही काम चल जाता है। तो ये एक फर्क है, क्योंकि यहाँ पे मुंह के कैंसर, हेड एंड नेक जो कैंसर बोलते हैं वो कम है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल है देखने का कि यहाँ पे टोबैको कंजम्पशन है वो वहाँ के मुकाबले में कम है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल प्लस फूड जो कि फैट में और कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है वो ज्यादा खाया जाता है। इस वजह से स्टमक कैंसर, इसोफेगस कैंसर और लीवर कैंसर यहाँ थोड़े से ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद जो बच्चेदानी का कैंसर बोलते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर है वो ज़्यादा कॉमन है। आदमियों में जैसे मैंने आपको बताया फेफड़े का और इसोफेगस का, स्टमक का, ये जो कैंसर है ये ज़्यादा है। तो ये ऐसे फ़र्क रहता है, और ये जो हम स्टडीज़ करते हैं, लगातार जो डेटा कलेक्ट करते रहे, ये हमारे को हेल्प करता है कि अस्पताल में किस किस तरीके की सुविधाएं हमें बनानी है। बंदे दे लाइफस्टाइल सब तो मेन कारण है कैंसर दे होने करके, चाहे वो नशा ना करता होवे। नशे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, सिगरेट शराब ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ है? देखिए लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया जो शहरीकरण है उसके हिसाब से बड़े चेंजेस आते हैं जो हमें
हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हर रोज हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं जी। मैं गांव में पला बड़ा हूँ और मैंने गांव में देखा है कि हम खेत में भी जाते थे, हम खेतों में भी काम करते थे, हम कई कई किलोमीटर तक साइकिल भी चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण आता है, जैसे बदलाव आता है, अब हम साइकिलिंग जो अब नॉर्मल होती थी, अब साइकिलिंग शौकिया हो जाती है। पहले जैसे कुछ भी आप बोले, मतलब खान पान में क्या होता था, एक दाल मिलती थी, एक रोटी मिलती थी, अब लिमिटेड खाते थे। अब एक्सेस है, पैसा है, तो 4 सब्जी हैं, वैरायटी है, फिर डेजर्ट भी आनी है, फिर ये भी है। तो मुझे लगता है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, वेयर जहां पे हमारी सोसाइटी में जो एफ्लुएंस जो ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से हम अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा भर रहे हैं, आराम भी दे रहे हैं, आराम भी दे रहे हैं, लोड भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। तो ये ड्यूअल इम्पैक्ट हो गया है। एक्सरसाइज हमने करनी नहीं है, उसके बाद हमने जो है खाना पाना हमने ज्यादा खाना है, उसके ऊपर आजकल की जो हर एक जॉब हो, चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे आपका फील्ड है, चाहे कोई बंदा किसी भी टाइप की जॉब कर रहा है, स्ट्रेसेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं हमारे को एक ऐसे तरफ लेके जाने के लिए जहां पे ये सारी चीजें हमारे को पुश करती हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा हों। सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें ज्यादा हो जाती हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम फोन की बात करते हैं, पहले फोन नहीं होते थे, स्ट्रेस नहीं होते थे। आजकल लोगों को फोन से स्ट्रेस हो जाता है, अरे मेरा फोन खुला हुआ है, अरे मेरा फोन बंद है, अरे फोन आया नहीं उठा हुआ। आपके परिवार वाले आपको फोन करते हैं, फोन नहीं उठाया, उनको स्ट्रेस हो जाता है, अरे मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने फोन नहीं उठाया, सब कुछ ठीक है क्या? तो मुझे लगता है कि हम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सा हो गया है, ये मेरी मानना है। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखना चाहिए। जो हमारे पुराने ग्रंथों में जो सब लिखा हुआ है कि सादा खान पान, सादा रहन सहन, थोड़ी एक्सरसाइज, परिवार के साथ अच्छी बातें, स्ट्रेस लेवल कम, अगर हम ये करेंगे तो हम लाइफ को एंजॉय भी बेटर कर पाएंगे, और ये जो अननेसेसरी जो चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेट कर रही हैं उसको हम कम कर पाएंगे। देखिए, जिंदगी को रेस नहीं है, मेरा बाजू वाला क्या कर रहा है तो मुझे ऐसे करना है। आपको देखना है कि हमें क्या करना है, फोमो में नहीं रहना है, क्योंकि अगर बीमारी आपको होगी तो बाजू वाला आके ठीक नहीं करने वाला है। यू हैव टू सी व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चियां दे विच कितना खतरा है? बहुत कम। सीधा सवाल सीधा जवाब, बच्चियां के अंदर कितना खतरा है? बहुत कम। बच्चों में कैंसर काफी कम होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको इग्नोरेट कर दें। बच्चों के अंदर हड्डी के कैंसर जो मैं ट्रीट करता हूं, जब हड्डियां बढ़ रही होती हैं उस समय पे गांठें बन जाती हैं, वो कैले कैंसर या ब्लड कैंसर, वो थोड़ी मात्रा उनके अंदर ज्यादा होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर सिम्टम है तो उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन बच्चों से डिस्कस ना करें, क्योंकि आपके डिस्कशन करने से वो कम या ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर ये सिम्टम जो मैंने आपको सारे बताए, कोई स्वेलिंग है जो लगातार बढ़ रही है, जिसके दर्द है जो लगातार, उसको इग्नोर ना करें, सही जगह पर सही डॉक्टर को सही अस्पताल में जाकर दिखाएं, इलाज करवाएं। एक सच्चाई ये भी है कि बहुत खास करके शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग ज़्यादातर वर्किंग क्लास हैगी है वो पैकेज्ड फूड ਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादा डिपेंडेंट ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਹਫਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕੱਤਾ ਤੇ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? बहुत ज़्यादा खतरनाक, और जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको बिल्कुल जीरो कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि हम भाई पैक्ड फूड कम से कम रखेंगे। मेरे खुद की फैमिली के अंदर मेरे भी बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटी है, तो हमने भी ये किया है कि हम पैक्ड फूड कम से कम लेके आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पैक्ड फूड है जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है। अभी ब्रेड भी देखा जाए तो पैक ही है, हालांकि बेक होके आती है, लेकिन जैसे अननेसेसरी के जो पैक्ड फूड है, जैसे चिप्स हो गए हैं या जैसे कुछ नूडल्स हो गए हैं, अब सोचिए, सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन में बनाया गया है। ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। दूसरा, उसके अंदर क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स रखे गए हैं कि जो घर में आप जैसे हम हाथ मिलकर आटे की सेवियां बनाते थे पहले, ठीक है, वो तो हमारे सामने बनती थी। अभी ये पैक्ड किया गया है, उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव डाला गया है, और ऐसा क्या प्रिजर्वेटिव है जो इस चीज को खराब नहीं होने देता महीनों तक।
ठीक है। तो मेरा मानना यह है, अगर मुझे नहीं पता कि इस चीज के अंदर क्या है, वो मुझे नहीं खाना चाहिए। ये एक सिंपल सा मैं सोच के चलता हूं। अगर आप घर का खाना खाएं, घर में अगर सब्जियां उगा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर के मात्रा जो खाना आप खाते हैं, और देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने खुद भी देखी है। कोविड के टाइम से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। कोविड के टाइम पे हम सारे घर के अंदर थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। उसी टाइम पे आपका स्विगी भी आ गया, आपका जोमेटो भी आ गया। अब तो आपका वो क्या बोलते हैं, मेरी बिटिया बोलती रहती है 10 मिनट में आ जाएगा कुछ, ये ब्लिंकिट टाइप, ये भी आ गया। ये सब चीजें बिजनेस के लिए अच्छी हैं, पर क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। ये हमारे को सहूलियत देते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी आदतों को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए, जो मैं खाऊं अगर वो मेरे सामने पक सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। इस आपके सवाल को दो हिस्से में डिवाइड करूंगा कि किस तरीके का खाना चाहिए और फिर किस तरीके से पकाना चाहिए। मैं भी इसी रीजन से हूं और मैं जानता हूं कि हम खाना कैसे बनाते हैं। हमारे अगेन ये मेरी सोच है जनरेशन से, और ये मैंने खुद देखा है, खुद बदलाव देखा है मेरे बचपन से लेके अब तक, कि हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे बड़े थे, वो इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, चाहे वो खेत में हो, चाहे खेत तक जाने में हो, या अगर कोई नौकरी करता था तो नौकरी तक। जैसे मेरे जो परदादा थे, वो रोज 14 किलोमीटर साइकिल चला के ट्रेन पकड़ने जाते थे और फिर नौकरी करने जाते थे। तो सोचो 28 किलोमीटर साइकिल वो रोज चला रहे हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी और डाइट की जरूरत है। उस टाइम पे जैसे वो घी बुरा, शक्कर, घी, ये सब मिला के हम खाते थे, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आए कि हम वो काम कर सके। अब क्या हुआ है कि हम वो एनर्जी उतना ही रख रहे हैं, लेकिन जो काम है उसको हम लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो हर रोज हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होता जा रहा है। बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर उसको कुछ भी स्टोर करना है, वो फैट के माध्यम से ही स्टोर करता है। ठीक है। प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकता, प्रोटीन सिर्फ मसल में जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं कर सकता, उससे या तो एनर्जी बन जाती है या उसका फैट बन जाता है। तो ये फैट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और यही सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कारण भी है। इसीलिए हमारे खान पान में हमें मॉडिफिकेशन लाने की बहुत जरूरत है जी। हम लोग बोल देते हैं, अरे देखो हमारे घर में तो पहले से ऐसे खाते थे, कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, पुरानी खुराका खाते हैं, तो तुसी और खाओ, वो घी खाओ, वधिया हो जाऊगा, ताकत आ जाऊगी। बट क्या आप वो काम कर रहे हैं? क्या आप वो मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उतनी कैलोरीज हर रोज बर्न कर रहे हैं? आंसर है नहीं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट और फैट का कंटेंट हमारी डाइट में हम डिक्रीज करें, और उसको वेजिटेबल्स और प्रोटीन से उसको रिप्लेस करें जी। सिर्फ इतनी ही मॉडिफिकेशन करनी है, और अगर आपने रोज ये मॉडिफिकेशन कर दी तो ऑटोमेटिकली आप काफी हेल्दी हो जाओगे जी। फिर आता है हम उसको पकाते कैसे हैं, कौन सा ऑयल यूज करें। आजकल काफी चर्चा है कि पाम ऑयल खराब होता है, ये ऑयल अच्छा है, रिफाइंड खराब है। देखिए, और इसी के नाम पे बहुत सारे ब्रांड तो पैसा भी ज्यादा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहूंगा, उसी तेल में पकाए जो आपके सामने अगर निकाला गया है। मेरे घर में हम सरसों का तेल काफी यूज करते हैं, क्योंकि मैं मेरे गांव से, हमारे सामने सरसों बनती है, हम निकाल के ला सकते हैं, बहुत बढ़िया तेल है। अभी उस पैकेट के अंदर क्या बनाया गया है, क्या रिफाइंड किया गया है, किस तरीके से किया गया है, वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कैनोला ऑयल भी, ये बड़े अच्छे तेल हैं जो कि सेफ हैं। लेकिन फिर भी इनकी मात्रा कम से कम हम यूज करें तो बेहतर है। अब देखिए, टेक्निक्स आ गई हैं, माइक्रोवेव आ गया है, ओवन्स आ गए हैं। पहले तेल ज्यादा लगता था चूल्हे के ऊपर, अभी तो आपने 2 ड्रॉप डाली उसमें ही बन जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी आई है, तो उसका सदुपयोग भी तो आप कीजिए। तो हम उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, और वो तो एक मिसबैलेंस सा हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। रिसर्च सेंटर 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इस अस्पताल का जो डायरेक्टर होने के हिसाब से मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को ये जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है इसके बारे में बताया जाए जी। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा दिखता है अस्पताल, बड़ा दिखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या सरकारी अस्पताल छोटा दिखना चाहिए? नहीं, अच्छा दिखना चाहिए। क्या सरकारी अस्पताल गंदा दिखना चाहिए? वैसे तो नहीं। क्या सरकारी अस्पताल में लीकेज हो, पपड़ी हो? नहीं। तो यही हमारी सोच हमें बदलनी है। सरकारी है तो भी अच्छा है, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट ही अच्छा हो सकता है, सरकारी है तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ हमें सरकार पैसा देती है हमें बड़ा अच्छा अस्पताल बनाने की, हमें उसको मेंटेन करके रखना रहता है। और ये हमारा जो अस्पताल है ये 100% सरकारी अस्पताल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड किया हुआ अस्पताल है। ये जो जमीन है, जो 50 एकड़ जमीन है, आई एम वेरी थैंकफुल टू पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो हमारा अणुशक्ति विभाग है, भारत सरकार का विभाग है, उनको दी हुई है। रिक्वेस्ट करके ये अस्पताल यहाँ बनाया हुआ है पंजाब के और जो आजू बाजू के जो प्रदेश हैं उनकी सेवा के लिए। तो ये एक सरकारी संस्थान है, हमने अच्छा बनाया है क्योंकि सरकार ने मैंडेट दिया कि बढ़िया चीज बनाओ। दूसरा, हमारे को एक हम होते हैं, देखिए कैंसर जिसको बीमारी होती है ना, वो और उसका परिवार वैसे ही आधा तो मर जाता है जी। अगर उसको एक ऐसी चीज दिखाई दे, अंधकार है, खराब है, उसकी हिम्मत और टूट जाती है जी। हमारा प्रयास रहता है कि हर आने वाले मरीज को टेंशन कम हो, उनको हिम्मत मिले, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो भी लंबा ट्रीटमेंट है, दुखदाई ट्रीटमेंट है, साहस मिले, हिम्मत मिले, हम उनके साथ साथ चलें। और इसीलिए इस अस्पताल के अंदर सिर्फ यही नहीं कि सरकार पैसा देती है, और बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं जी। इस अस्पताल में ये मैं आपको बिल्कुल स्ट्रांगली कह सकता हूं, तथ्य के साथ बता सकता हूं कि इस अस्पताल में चाहे पेशेंट गरीब है, चाहे पेशेंट अमीर है, चाहे पेशेंट रोड पे बैठने वाला मेरा कोई छोटा भाई है या किसी इंडस्ट्री से है, सबका ट्रीटमेंट सेम होता है। आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है, मुख्यमंत्री राहत कोष स्कीम अवेलेबल है, हिमाचल वाले पेशेंट्स के लिए जो हिम केयर है वो अवेलेबल है, जो ECHS वाले हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है, जो गरीब तबके में जो काम कर रहे हैं, जो जिनको ESI है, ESI वालों का फ्री ट्रीटमेंट होता है। इस अस्पताल में तकरीबन 85% पेशेंट, 85% लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट फ्री लेते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट किसी ना किसी स्कीम से, किसी ना किसी फंड से सपोर्टेड होता है। जी, जे किसी को ना आयुष्मान हो, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो क्यों करे, मान के चलो तो ये अस्पताल है। अच्छा, हमारे पास जैसे कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है, और कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हुआ है वो डोनेशन दे के जाते हैं। कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं, NGOs हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं। तो जो ऐसा बंदा है जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, जिसके मुख्यमंत्री स्कीम में नहीं आ सकता, या उसके पास अभाव है किसी चीज का, उसका पेपर क्रिएट नहीं हुआ, हम उसकी हेल्प करते हैं। हमारा मिशन एक ही है कि सरकार ने एक ये अच्छी कैंसर की विश्व स्तरीय एक सुविधा बनाई है, यहां पे आने वाला हर इंसान जो इस दरवाजे में आए वो इलाज लेकर के जाए। प्राइवेट जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां ने वो भी थे बिल्कुल। पहले हमारे पास कैशलेस स्कीम्स नहीं थी जी। हम उनको ट्रीटमेंट करते थे, वो कैश देते थे, फिर उनका बिल पास हो जाता है। लेकिन अभी हमने TPA की सुविधा भी शुरू कर दी है। अच्छा। तो आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए, सरकारी है तो सुविधाएं क्यों ना हो, सरकारी है तो हम उसको एक ऐसी मानसिकता से क्यों चलाएं कि नहीं सरकारी है तो ऐसा ही होगा। नहीं, आप इस अस्पताल में जाइए, इस अस्पताल के अंदर ऐसी मशीनें लगी हुई हैं जो शायद ही किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होंगी, या उनके लेवल में है या बेहतर है जी। क्यों है? क्योंकि सरकार ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि लोगों की सेवा के लिए है, और इसीलिए हम उसको मेंटेन भी उसी तरीके से करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको विश्व स्तरीय इलाज मिले, कॉम्प्रोमाइज ना हो कहीं भी। इसके साथ सारियां सहूलतां संगरूर वाले अस्पताल च भी
संगरूर वाला अस्पताल यहाँ से थोड़ा छोटा है। किन्ने बेड दा वो ते ये वाला? ये हॉस्पिटल में 300 बेड हैं आज के दिन। अच्छा। और संगरूर में 150 बेड हैं। अच्छा। अगर आप दोनों कंबाइन करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। अच्छा। संगरूर में हमारे पास इतने स्पेशलिस्ट हैं जो कि कई बाकी सरकारी अस्पताल में नहीं हैं, और हम तकरीबन 8,500 से 9,000 नया पेशेंट संगरूर में आता है, और तकरीबन 9,500 से 10,000 पेशेंट इस अस्पताल में आता है। इतने पेशेंट्स की हम सेवा करते हैं, और किसी पेशेंट को पैसे के अभाव में वापस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी ने अपना चेकअप करवाना आना होवे कैंसर ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? किसी भी दिन आ सकते हैं। संडे वाले दिन भी आ सकता है? सैटरडे तक, सॉरी सैटरडे तक। संडे डॉक्टर्स को भी थोड़ा आराम की जरूरत है, स्ट्रेस लेवल कम करने की जरूरत है। तो मंडे से लेके सैटरडे तक, जैसे आज भी जो है हमारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो चालू है। वी हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट है जो कि कैंसर अवेयरनेस, कैंसर प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड अगर उसको किसी को हेल्थ चेकअप कराना है वो उसको हैंडल करता है। तो उसके लिए आप कभी भी सोमवार से लेके शनिवार तक मॉर्निंग 9 o'clock से लेके शाम के 5 बजे तक वी आर फंक्शनल, यू कैन कम इन। डॉक्टर साहब ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ पता कर सकता है? देखिए हमारी वेबसाइट डेफिनेटली है, लेकिन हमारी इंटीग्रेटेड वेबसाइट है। अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल यहाँ की बन जाए। हमारे टीएम सेंटर की सबकी सब वेबसाइट है, डिटेल्स उस पर अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि पेशेंट्स अगर दूर भी हैं तो भी घबराएं नहीं जी। अगर आपको कैंसर है, हमने ये पंजाब गवर्नमेंट से भी सपोर्ट ली हुई है कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट आना भी फ्री है। अच्छा। यहाँ आने के बाद हमने धर्मशाला बनाई हुई है जहाँ पे उनका रहना भी ऑलमोस्ट फ्री है, और कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर ही है। अच्छा। उस धर्मशाला में रोज लंगर चलता है तो उनका खाना भी फ्री है, और इलाज के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये ना समझे कि मैं दूर हूं या मैं गरीब हूं या मैं आऊंगा तो कहाँ रहूंगा, मेरे इलाज कैसा हुआ। हम ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है जहां पे हम एक मरीज के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, कि सिर्फ ये ना हो कि भाई मरीज आए, इलाज लिया, ये दे दिया, वो कर दिया। नहीं, मरीज इलाज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पूरा कर पा रहा है कि क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। हमारा मेडिकल सोशल वर्कर डिपार्टमेंट है जो उसके अंदर देखता है। फिर उसको रहने की प्रॉब्लम है, हम रहने के लिए कराते हैं। धर्मशाला हमारी छोटी पड़ रही थी तो हमने एक एक्सेस लाइफ एनजीओ है, उसके साथ बच्चों के लिए रहने की एक सुविधा बाहर बनवाई। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हैं जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंसान अगर जरूरतमंद है इस सुविधा का, अगर ये सुविधा भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो प्लीज आइए, और इस जो सुविधा आपके प्रदेश में है इसका आप उपयोग कीजिए। जो भी हमसे बन पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि हर सिस्टम परफेक्ट होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा इलाज ज्यादा से ज्यादा जल्दी करें और लोगों को आराम पहुंचाएं। मेरा एक पर्सनल तजर्बा है डॉक्टर साहब, मेरे किसी जानकार ने कैंसर की ट्रीटमेंट करवाना सी, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਟਾ ਨਾਮ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है। देखिए, टाटा नाम हमारे साथ एसोसिएट होना हमारे लिए काफी अच्छी बात भी है, लेकिन कई जगह पे ये थोड़ा सा खराब भी बात है। जैसे आपने बताया कि लोग समझने लगते हैं कि ये सरकारी अस्पताल नहीं है और एक कॉरपोरेट ग्रुप का हॉस्पिटल है जी। इसके पीछे एक स्टोरी है, बताना चाहूंगा। जहां मैं 17 साल काम करके आया मुंबई में, जो मुंबई का टाटा अस्पताल जैसा सर ने बताया, वो 1941 में 85 साल पहले बनाया गया था। वो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, 85 साल पुराना है, भारत के जो आज़ादी से पहले बना था वो। तो सन 1941 में जब वो अस्पताल बना तो वो अस्पताल दौरबजी टाटा ट्रस्ट ने बनाया था, जो कि टाटा कॉर्पोरेट ग्रुप है। उसके 20 साल के बाद जब वहाँ पे रेडियोथेरेपी की पहली मशीन लग रही थी, तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है,
परमाणु शक्ति विभाग है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि ये हमें मशीन लगानी है। उस समय पे होमी जहांगीर बाबा, जो कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के जो गॉडफादर थे, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का एक हेल्दी नॉन वायलेंट सदुपयोग कर सकते हैं, तो हम एक इस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर उन्होंने टाटा ग्रुप से रिक्वेस्ट की और उन्होंने टाटा ग्रुप ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी, और आपस में ये हुआ कि भाई जो ये अस्पताल बना हुआ है, ये जमीन के साथ, इस बिल्डिंग के साथ, उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1962 में वो पूरा हॉस्पिटल विद एवरीथिंग, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा। उनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप अस्पताल का नाम ऐसे ही रखिए, नाम मत बदलिए, टाटा वर्ड रखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इस और ये ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में कई एग्जाम्पल हैं। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है जी। वो टाटा ग्रुप ने बनाया, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, तो वो भी सरकारी संस्थान है, लेकिन नाम वहां पे टाटा आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है, वो भी टाटा ग्रुप ने बनाया था, लेकिन वो भी बाद में गवर्नमेंट को दे दिया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, वो भी ऐसे ही हुआ। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस अस्पताल का नाम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं है जी। इसका नाम है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि हमारे होमी बाबा थे उनके नाम पे है जी। इसी प्रकार से जो संगरूर में हॉस्पिटल है, उसका नाम भी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है जी। इसी प्रकार के जो हमारा विशाखापट्टनम में हॉस्पिटल है, उसका नाम भी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है। तो सिर्फ एक वो हॉस्पिटल को छोड़ करके मुंबई में बाकी जितने भी अस्पताल बने हैं, सबका किसी का भी नाम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वाराणसी वाला भी मदन मोहन मालवीय था। वाराणसी वाला भी पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट है, और वहां पे एक छोटा अस्पताल है, उसका नाम भी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है जी। तो लेकिन क्या है कि एक ब्रांड वैल्यू है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को भी कैंसर का इलाज करना, सबसे पहले आता है भाई टाटा कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक लोगों का विश्वास बनता है जी। एक लोगों को उम्मीद बनती है कि भाई यहाँ चीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे अच्छा इलाज होगा, आपका विश्व स्तरीय इलाज होगा। तो हमारे लिए गर्व की बात भी है, और इसीलिए आपने देखा होगा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल है, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अंतर्गत आता है, और 100% सरकारी अस्पताल है और लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।